दिल्ली के द्वारका इलाके में गुज़िश्ता 13 सालों से हज हाउस के लिए अलॉट हुआ प्लॉट काम शुरू होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसी बीच द्वारका इलाके में अचानक एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया। हिंदू तंजीमें इसकी मुखालफत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 22 में हो रहा ये एहतजाज और जय श्री राम के गूंजते नारे बता रहे हैं कि यहाँ पर हज हाउस को लेकर कितनी मुखालिफत और नाराजगी है। हिंदू तंजीमों की जानिब से हज हाउस के प्लॉट के सामने हो रहे एहतजाजी मुजाहरे में काफी तादाद में आसपास के लोग इकट्ठा किए गए हैं। एहतजाजी मुजाहरे में बीजेपी दिल्ली के सदर आदेश गुप्ता भी पहुंचे और मुखालिफत की तायद की। एहतजाज करने वालों में साबिक बीजेपी रुकने असेंबली और हिंदू तंजीमों से जुड़े लोगों ने खुलकर कहा कि हज हाउस यहाँ के बजाय कहीं और तामीर किया जाए। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो हज हाउस यहाँ प्रपोज किया है दिल्ली सरकार ने, ये हज हाउस यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। 2007-8 में शीला दीक्षित ने यहाँ पे उद्घाटन की इसका शिलान्यास किया था, तब हमने विरोध किया था, उन्होंने इस प्रपोजल को रोक दिया था। आज 13 साल बाद केजरीवाल सरकार 100 करोड़ रुपया मंजूर करने की बात कर रही है हज हाउस बनाने के लिए। यहाँ हमारी छाती पे हज हाउस क्यों बनेगा? यहाँ लड़कियों के कॉलेज के साथ में हज हाउस क्यों बनेगा? हमारी लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ क्या परिणाम उसके होंगे? सिर्फ हमने एक ही बातें लिखी गई है, यहाँ पे हज हाउस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पूरा हिंदू बहुमूल्य एरिया है। यहाँ पे कोई भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं रहता। तो हमारा जो मेन वो है, जो भाई साहब ने बताया, यहाँ पे हमारी कॉलेज के लिए भी पीछे का ना मतलब और चीजों के लिए भी यहाँ पे जो जमीन दी गई है, हमारी बहन बेटी यहाँ पे आएगी तो वहाँ पे गलत प्रभाव पड़ेगा। भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि हज हाउस ही यहाँ क्यों, कॉलेज स्कूल या कुछ और नहीं बन सकता? भाई हमारा कहने का मतलब ये है। ये वो लेटर है जो दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को हज हाउस की जगह के अलॉटमेंट को मनसूख करने के लिए लिखा गया है। ऑल वेलफेयर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फेडरेशन की जानिब से लिखे गए मुतनाज़ा खत में कहा गया कि अगर हज हाउस बना तो इलाके से हिंदुओं का पलायन होगा, फसादात होंगे और ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। इसके बाद इस मुद्दे पर तनाज़ा हो गया। इलाके के लोग एहतजाजी मुजाहरे और इस पूरे मामले से खुश नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि मैं बिल्कुल ही कंडेम करती हूँ इस लेटर को। ये हमारे को नहीं रिप्रेजेंट करता। ये जितने भी लोग हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते होंगे, पर द्वारका के किसी भी रेजिडेंट को नहीं रिप्रेजेंट करता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं करता। और मैं बिल्कुल ही कंडेम करती हूँ, क्योंकि एक बिल्कुल ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, एक बिल्कुल इगैलिटेरियन कल्चर जिसमें पूरे के पूरे सब लोग इकट्ठे रहने की कोशिश में लगे रह रहे हैं, तो उसको खत्म करना, उसको तोड़ना, उसके अंदर कम्युनल एजेंडा को लेके आना, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर तो हमारा बहुत तगड़ा खंडन है। हम इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूं। और जब मुझे पता चला था कि यहाँ पर कुछ 10-15 साल पहले ये जमीन अलॉट की गई है एक हज हाउस बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। ये बल्कि एक किस्म की एक फैसिलिटेशन सेंटर है। एक धार्मिक ट्रेवलर्स आते हैं और वो कुछ समय के लिए वहाँ ठहरते हैं। ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। इतना बड़ा ये सुंदर सब सिटी है हमारा द्वारका। यहाँ पर अगर ऐसी फैसिलिटीज अगर दी जाती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस किस्म की फैसिलिटीज और भी सेंटर्स बनाने चाहिए जिससे लोगों को सुविधा रहे। गुज़िश्ता 13 बरसों से हज हाउस के लिए अलॉट किया गया 5000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खाली पड़ा है। बाउंड्री की दीवार भी मुनहदम की जा चुकी है। गुज़िश्ता कई बरसों से दिल्ली हुकूमत अपने बजट प्लान में हज हाउस के लिए बजट मुख्तस करती आ रही है, लेकिन यहाँ पर तामीराती काम शुरू होने के कोई आसार नहीं है। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में आने वाले लोगों को देखते हुए पुलिस इंतजामिया की जानिब से पुलिस एहलकारों की तैनाती नजर आई, तो वहीं इस पूरे मुद्दे को सामाजिक कारकुनान आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव और इस्लामोफोबिया से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और आगे आने वाले सालों में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये द्वारका को कम्युनलाइज करना चाहते हैं। द्वारका एक बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ पे हर धर्म के, हर रिलीजन के और हर रीजन के लोग रहते हैं। पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं और हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते आए हैं।
इसको यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करने लगे। मुझे द्वारका के बारे में, बिकॉज मैं रिटायर्ड हूँ, सुबह शाम घूमता हूँ, देखता हूँ, तो जो यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन करैक्टर है वो सब ठीक ठाक है और इट्स ए प्लान्ड सिटी। अब इसमें कई इशू आ जाते हैं। पहला, मान लो कोई क्वेश्चन रेज करता है ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक का हमारे दिल्ली में यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर है, वो डीडीए के अंडर है, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, रेलवे भी है, मेट्रो भी है। दे डिसाइड द ट्रैफिक। तो जब ये प्लॉट डीडीए ने ईयरमार्क किया होगा तो उन्होंने ट्रैफिक के बारे में सोचा होगा। हिंदू तंजीमों की जानिब से 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। जाहिर है इंतखाबात करीब हैं, इसलिए आने वाले दिनों में ये मुद्दा दिल्ली की सियासत में मजीद गर्माने की उम्मीद है। ये वही जगह है जिसका इनॉग्रेशन जुलाई 2008 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस टूटे हुए फाउंडेशन स्टोन के जरिए किया था। इस फाउंडेशन स्टोन पर वो तमाम तफसीलात, डिटेल्स आज भी मौजूद हैं। उसके बाद से पिछले 13 सालों में एक भी ईंट या पत्थर इस छोटे से प्लॉट में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो रहा है। अब आप इसे सियासत कहें या कुछ और, फैसला आपको करना है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने द्वारका में हज हाउस की तामीर के लिए मुख्तस प्लॉट पर हिंदू तंजीमों की जानिब से किए गए एहतजाज की मजम्मत की है। कलीमुल हफीज ने कहा कि हिंदूवादी तंजीमें दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहती हैं। उन्होंने दिल्ली हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह कर रही है। केजरीवाल हुकूमत हर साल हज हाउस की तामीर के लिए फंड तो मुख्तस करती है, लेकिन तामीराती काम शुरू नहीं करवाती। द्वारका हज हाउस की संग बुनियाद 2008 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रखी थी। उसके बाद शीला जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रही, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। हर साल बजट में तो वो फंड एलोकेट करती रही, लेकिन काम कभी नहीं शुरू करवाया। इसी तरह से 2014 से अरविंद केजरीवाल साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी मुसलमानों से खूब वादे किए कि हम आपको एक भव्य हज हाउस देंगे। बीच बीच में मनीष सिसोदिया साहब भी कहने लगे कि हम बहुत अच्छा और बड़ा और भव्य हज हाउस देने वाले हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई काम आज तक शुरू नहीं कराया। वो हज हाउस अभी तक फाइलों में है। ये सरकार भी हर साल उसका बजट पास एलोकेट करती है, लेकिन काम शुरू नहीं कराती। उस कागज में पड़े मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान, अरविंद केजरीवाल का वहां पे एमएलए की खामोशी कुछ और बताती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस और मुल्क भर में मुहर्रम को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में राजनाथ सिंह के रिहाइशगाह पर हुई। मुलाकात में मौलाना यासूब अब्बास ने डीजीपी की गाइडलाइंस पर सख्त एतराज जताया। इलाहाबाद के कब्रिस्तानों में ममनुआ और नापाक जानवरों की आमाजगाह एक बड़ा मसला बन गया है। मामले की संगीनी को देखते हुए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कब्रिस्तानों में ममनुआ जानवरों पर रोक लगाने का मुतालबा किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े कब्रिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से ममनुआ जानवरों के दाखिल होने और कब्रों की बेहुरमती के मामले सामने आ रहे हैं। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी का कहना है कि इस बारे में मकामी इंतजामिया से 12 शिकायत की गई, ताहम इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने कब्रिस्तानों को ममनुआ जानवरों से महफूज रखने के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में कौमी अक़लियती कमीशन के दफ्तर का नेपाल के मुस्लिम कमीशन के चेयरमैन शमीम मियां अंसारी और वजीर काउंसलर पॉलिटिकल आनंद प्रसाद शर्मा ने दौरा किया। इनकी आमद पर कमीशन के सेक्रेटरी एस के देव वर्मन, कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर
डैनियल रिचर्ड और डायरेक्टर ए धनालक्ष्मी ने इनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान हिंद नेपाल रिश्तों और कमीशनों के कामकाज पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद में एक 10 साला लड़के की बेबसी देखकर दर्दमंद दिल रखने वाला हर शख्स मगमूम हो जाएगा। दरअसल 10 साला भाई अपनी बहन के इलाज के लिए कबूतरों को डाला जाने वाला दाना फरोख्त करने पर मजबूर है। ये बेबस भाई दिन रात मेहनत करके अपनी बहन का इलाज करा रहा है। इसकी बहन सकीना बेगम ब्रेन कैंसर से मुतासिर हैं। मासूम भाई का कहना है कि इसको किसी तरह की मदद हासिल नहीं हुई। रेजिडेंशियल थेरेपी तक सरकारी फंड हासिल हुआ, लेकिन फिलहाल इनके मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। वहीं बीमार सकीना बेगम की वालिदा बिल्किस बेगम का कहना है कि दवाएं बहुत महंगी हैं, वो इतना महंगा इलाज कराने से कासिर हैं। घर वालों का कहना है कि इन्हें इलाज के लिए पैसे की शदीद जरूरत है। उन्होंने साहिब सरवत अफराद, रजाकाराना तंजीमें और हुकूमत से मदद तलब की है ताकि वो अपनी बीमार बेटी का इलाज करा सकें। हम बहुत मेहनत कर लिए मेरी बहन के वास्ते, कोई मदद करना चाहते तो मदद करिए। मेरी बच्ची को ब्रेन कैंसर है, 5-6 साल हो रहा दिमाग का ऑपरेशन करके, लेकिन हमारे को 2 साल हो रहा मालूम हो के कि ब्रेन कैंसर है बोल के, और डॉक्टर्स हमारे को बहुत ज़्यादा डरा दिए थे कि बच्ची बचती या नहीं बचती। फिर रेडिएशन देना बोले 1 महीना, फिर हम हिम्मत करके रेडिएशन दिए। लेकिन जो रेडिएशन से पहले जो हमारे को गवर्नमेंट फंड मिलने वाला था कि गवर्नमेंट के तेलंगाना गवर्नमेंट की वजह से जो ऊपर का जो भी खर्चा है, हमारे को MRI एक्सरा, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट, बेड, खून की सब जो भी टेस्ट हैं वो पूरा खर्चा हम लाइंस करते हैं। अब जो भी मेरा बच्चा, मैं जो भी कमाते समझे बच्ची कुछ लग जाता, और हमारे को किसी से भी मदद अभी तक कुछ भी नहीं मिली। अगर आप लोग कुछ भी आगे चल के कुछ मदद करना चाह रहे हैं हमारी, तो प्लीज़ कोई भी मदद करिए हमारी। मेरा बच्चा मैं दोनों बैठ के कबूतर का दाना बेचते हैं, जो भी है ये बच्ची को लगाते हैं हम लोग। हर टाइम पे 4000 गोलियाँ, 3000 की गोलियाँ, खून का बॉटल, ऐसा चलते रहा समझिए। उसका तो हिसाब ही नहीं है, कुछ भी हम लोग हिसाब तो नहीं रख सकते। उनको तो डॉक्टर साहब जब भी हमारे से बात करते हैं, ऐसा तो डॉक्टर साहब को ऐसा कुछ सुनाई नहीं था। हम लोग मतलब कि ऐसे कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाई नहीं। उधार सुधार लेके पैसे जिसके पास से भी लेना है, दोस्तों के पास से, आड़ोस पड़ोस से, जो भी लेके इलाज तो वक्तिया हो जाता। उसके बाद में फिर हम लोग जो कमाते वो फेर देते कर्जा, फिर नया कर्जा हो जाता। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत से मुनज़्ज़म जराइम का खात्मा करने के लिए गैंगस्टर एक्ट बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के जरिए जराइम का खात्मा करने के लिए गैंगस्टर एक्ट बनाने का ऐलान किया है। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किए जाने वालों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना आयद होगा, बल्कि 2 से 10 साल तक की सजा का भी इंतजाम होगा। यही नहीं, गैंगस्टर काम में माउनत करने वालों के खिलाफ भी हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ये संगठित अपराध जो होते हैं, उन संगठित अपराधों को काबू में करने गैंगस्टर एक्ट लेके मध्य प्रदेश में आ रही है। इसका नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक होगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं, वो जुआ खिलाते हैं, वो भू माफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं। सांगली, सतारा, कोल्हापुर और कोंकण के मुख्तलिफ इलाकों में आई तूग़यानी और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। हजारों अफराद खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से औरंगाबाद में कोंकण के सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुंचाने के लिए जमीयत के कारकुनान ने रास्तों, गली कूचों और दुकानदारों के पास पहुंचकर चंदा जमा किया। अवामी ताउन से जमा हुई ये रकम रियासती जमीयत की यूनिट को रवाना की जाएगी ताकि सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी में मदद मिल सके। जमीयत के कारकुनान का कहना है कि तंजीम के कायदीन पहले रोज से कोंकण में
मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं और पूरी रियासत से इमदाद रवाना करने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद से जमा रकम जल्दी ही मुतासरीन तक पहुंचाई जाएगी। जमीयत के कारकुनान का दावा है कि कोंकण में सैलाब मुतासरीन को छत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इन दिनों भी कोंकण के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए, अपने कायदीन की रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। खुद सदर महाराष्ट्र जमीयत उलमा हिंद के कोंकण मौजूद है और साथ ही साथ दिल्ली से भी एक टीम आकर जो है तो कोंकण में मौजूद है। कोंकण की भी एक गांव की एक रिपोर्ट है कि 40 मकानात थे, पूरे के पूरे बह गए हैं और जमीयत की टीम वहाँ जाकर सर्वे की और इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में देखेंगे वहाँ पर भी एक मदनी कॉलोनी खड़ी होगी जो जमीयत उलमा हिंद छत का इंतजाम। जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने पहले ही दिन सैलाब से मुतासरीन के लिए 25 लाख रुपए की रिलीफ जो है तो मंजूर की थी और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से जमीयत उलमा के जिम्मेदारान की जानिब से ट्रकों के ज़रिए इमदादी रिलीफ कोंकण के मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी है और इंशाअल्लाह शहर और ज़िला जमीयत उलमा औरंगाबाद की जानिब से भी इन मुतासरीन के लिए रिलीफ जमा करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। पूरे महाराष्ट्र में सब जिला लेवल और शहर लेवल पे बहुत है, बल्कि ब्लॉक के अंदर भी है और मस्जिदों के ज़रिए और रोड पे जैसा आज हम जो है तो रैली के ज़रिए जो है तो निकले और इसमें जो है तो टपरी वाले दुकानदार और सभी लोग चलने फिरने वाले तक इसमें मदद भरपूर जो है तो ताउन कर रहे हैं। लखनऊ में कुमुल मुक़द्दस में मौलाना कल्बे सादिक को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर अज़म सादिक की रस्म इजराई भी अमल में आई। अल अज़म इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ के ज़ेर एहतमाम रस्म इजरा की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। मौलाना कल्बे सादिक मरहूम की हयात और ख़िदमात पर मुश्तमिल है ये मैगज़ीन अज़्म सादिक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और इलाके के असर नौ तामीर के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने टास्क फोर्स को तश्कील दिया है। टास्क फोर्स में 11 महकमों को शामिल किया गया है, जिसके जरिए इलाके की हमाजहत तरक्की के खाके पर काम करने के साथ सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया फराहम करने के साथ सैलाब मुतासरीन को मुआवजा, घरों की तामीर और फसलों का मुआवजा भी अदा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से सिर्फ ग्वालियर और चंबल डिवीजन में ही बड़ी तबाही नहीं हुई है, बल्कि राजधानी भोपाल समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश के सबब सड़कें खस्ता हाली की शिकार हैं। राजधानी भोपाल में बारिश में जगह जगह सड़कों में गड्ढे होने और आवाम को मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अनोखे अंदाज में गाना गाकर एहतजाज किया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर सलमान अहमद खान नांदेड़ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अलग अलग तलबा तंजीमों के जिम्मेदारान से मुलाकात की और कोरोना के सबब सूरत हाल में आ रही तब्दीलियों की मालूमात हासिल की और इन्हें तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में तलबा की मदद करने की नसीहत की। इस दौरान उन्होंने मुल्क के कौमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। नांदेड़ में हमारा ये 2 दिन का ऑर्गेनाइजेशनल टूर था, जिसमें हमने एक तो एसआईओ के मेंबर्स से, एसोसिएट से, कैडर से मुलाकात की। ओवरऑल मुल्क के हालात, ख़ासतौर पर एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कोविड के हवाले से, उस पर कुछ चर्चा की गई और इस बात पर डिस्कशन किया गया कि ख़ासतौर पर नांदेड़ में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए यहाँ जो बच्चे कोविड की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं, कॉलेज छोड़ दिए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, सोशल लेवल पर क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान के हक में बेंगलुरु से भी आवाजें उठ रही हैं। आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया जा रहा है। बेंगलुरु के दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। आजम खान साहब जो हैं सिर्फ यूपी ही के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बहुत बड़े खद्दावर लीडर हैं और आजम खान साहब को हमारे सारे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान पसंद करते हैं। इतना ही नहीं कि वो जो मिनिस्टर रहकर जो काम अंजाम दिए हैं वो मुसलमानों में और दीगर सब लोगों में भी बराबर मकबूल हैं। और अकोला जिले के बालापुर नगर पालिका में कांग्रेस से इक़्तिदार, ताहम यहां कांग्रेस के ही मेंबर को बदनवानी का मामला
उठाना महंगा पड़ गया है। नगर पालिका सदर ऐनुद्दीन खतीब ने कांग्रेस की ही खातून मेंबर इशरत रईस को मीटिंग से बाहर करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पूरे शहर में इस मामले पर तरह तरह की बहस जारी है। कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका हूँ। मेरे वार्ड में काम नहीं हुए और जो काम हुए उसमें नगर अध्यक्ष साहब, अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर बहुत भ्रष्टाचार किया। जब मैंने इनके खिलाफ 30 तारीख की मीटिंग में आवाज़ उठाई तो नगर अध्यक्ष साहब ने मुझे चुप कराने की कोशिश की और जब मैंने इनकी ना सुनी तो इन्होंने मुझे बहुत जलील किया और कहा। कर्नाटक की नई काबीना में मराठा समाज को नजरअंदाज किया गया है। मराठा समाज को काबीना में जगह नहीं दी गई है। बेंगलुरु में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठा तंजीमों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया। येदियुरप्पा काबीना में श्री मिन्नत पाटिल को वजीर बनाया गया था, लेकिन बसवराज बोम्मई की काबीना में मराठा समाज को नुमाइंदगी नहीं मिली है। तो वहीं बेंगलुरु में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से साबिक वजीर जमीर अहमद खान के घर पर छापा मारने के मामले को लेकर पार्टी लीडरों और कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा देखा जा रहा है। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस जिला कैंपेन यूनिट के सदर मौलाना मोहम्मद फरीद खान मिसबाही ने कहा कि जब से बीजेपी कर्नाटक में बरसर इख्तिदार आई, अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लीडरों को हरासा किया जा रहा है। कि बीजेपी पार्टी जब से इख्तिदार में आई है वो या ईडी के जरिए या सीआईडी के जरिए मुख्तलिफ तरह से अक़लियतों को ख़ास तौर पे हिरासा और टारगेट करती हुए नजर आ रही है। अगर बीजेपी को औरंगाबाद में क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी मामले में खातून ने रिकवरी एजेंट पर जहनी हरासानी का इल्जाम लगाया। मुतासरा खातून के मुताबिक उन्होंने 46,000 की खरीदारी की थी, 20,000 रुपया अदा कर दिए थे, बकिया रकम कोरोना वबा की वजह से अदा नहीं कर पाए, जिसके बाद रिकवरी एजेंट ने इनके पूरे खानदान में इन्हें बदनाम कर दिया। इसी तरह मुतासरा के शौहर का इल्जाम है कि पुलिस ने जांच के नाम पर खानापूरी की और इनके खर्चे पर दिल्ली के अलावा जम्मू के सैर का लुत्फ उठाया। मुतासरा खातून के शौहर ने यह भी इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने दिल्ली में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इस मामले में MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर दीपक गेरे का कहना है कि साइबर एक्ट के तहत मामले की जांच चल रही है।